चलो तेरा पार्टनर आज फिर नहीं आया, एक ही दिन आया था स्पेशल अपीयरेंस में। पढ़ा दे, तू ही पढ़ा दे उसे, मुझसे ना पढ़े तो तू पढ़ा दे, रात को तू पढ़ा लेता है बढ़िया। चलो सुनो इधर, मैंने आप लोगों को बजट में जितने भी टॉपिक पढ़ाए थे जो हम रिवाइज करने वाले हैं, अरे यार भाई ध्यान दो इधर, बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव हमारा पहला टॉपिक। उसके बाद एक टॉपिक पढ़ा हमने प्राइवेट गुड्स एंड, ये रिवाइज करेंगे। फिर शुरू होता है बजट। तो बजट कैसे बनता है, टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। सॉरी, पहले फॉर्मेट ऑफ बजट, कंपोनेंट ऑफ बजट कि कैसे बनता है, क्या क्या आता है इसमें, और फिर उसके बाद लास्ट में पढ़ा था टाइप्स ऑफ बजट। और फिर बजट में अगर एक्सेस सरप्लस बजट लाते हैं या डेफिसिट बजट लाते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को, ठीक है। तो उसके अंदर वो मेजर्स जो हम लोगों ने अभी बैंकिंग में भी पढ़े हैं कि इन्फ्लेशन और डिप्रेशन को कंट्रोल कैसे करें। तो 1, 2, 3, 4 और 5 मोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि इसको 2 रिवीजन लेक्चर में पूरा रिवाइज कर ले, एक एक चीज सुनते जाना आप एकदम शांति से। सबसे पहले बजट, मेरी तरफ देखो। बजट का मतलब होता है, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इन अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। भारत सरकार या कोई भी सरकार जब अपने आने वाले साल के सारे खर्चे और सारी इनकम को एस्टिमेट कर लेती है पहले से, तो उसे गवर्नमेंट बजट बोलते हैं, ठीक है। तो बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। हमारी जिंदगी में भी बजट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स की आदत होगी बजट बनाने की, बहुत सारों की नहीं भी होगी। बनाना चाहिए बजट। हम इस कोचिंग का भी बजट बनाते हैं। अभी ये फरवरी आएगा, ऑलमोस्ट सारे बैच खत्म हो जाएंगे और नए बैच सारे अब मार्च से शुरू होंगे। तो हम लोग एक प्रेडिक्शन लेके चलते हैं कि कितना बच्चा 11th में आ सकता है, कितना 12th में आ सकता है, कितना CA में आ सकता है, उससे क्या रेवेन्यू होगा, क्या हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। उस हिसाब से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें आगे करनी चाहिए एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। हर एक चीज़ बजट से हम लोग पहले नहीं करते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में हमने ये चीज़ शुरू करी है और बाय गॉड ग्रेस इन चीज़ों से फ़ायदा होता है। कुछ लोगों को ये लगता है यार ये तो सब किताबी चीज़ें हैं, इससे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता होगा, जो आएगा वो तो कितना बच्चा आएगा या कितनी सेल होगी वो तो कल पता चल ही जाएगा ना, आज उसके लिए क्यों चिंता करूं। ये सारी ढगोसली बातें हैं, बेकार बातें हैं। बजट बनाने से फ़ायदा होता है, घर में ही बनाना चाहिए हमें। कि हमारे अगर स्पेशली तुमने देखा होगा जो सैलरीड एम्प्लॉयड होता है वो हमेशा बजट बनाता है, क्योंकि उसको पता है उसकी बंदी हुई इनकम है और उसको इनकम 1 तारीख को आएगी, 2 तारीख को आएगी, महीना उसे पूरा उसी इनकम से चलाना है। तो वो बिल्कुल बजट से चलता है। मैंने अक्सर अपनी लाइफ में सैलरीड लोगों को देखा है तो बहुत सिस्टम से चलते हुए देखा है। और जो बिजनेसमैन होते हैं उनका सिस्टम नहीं होता। उनको पता है ना, रोज अपन लोग दुकान खोल रहे हैं, रोज पैसा आ रहा है, उनको यही पता नहीं चल रहा कि वो दुकान का पैसा भी खा जाते हैं। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता है दुकान से और वो माल का पैसा भी निकाल लेते हैं और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। खैर, तो बजट का जैसे हमारे निजी जिंदगी में है, हमारी पर्सनल लाइफ में इंपॉर्टेंस है, ऐसे देश में भी बजट का इंपॉर्टेंस है। आज क्या है, 19 तारीख है, आज 18 तारीख, ठीक है। 12 दिन बाद, 13 दिन बाद 1 फरवरी को क्या आएगा, बजट आएगा। तो हम लोग थोड़ी बजट की हिस्ट्री देख लेते हैं। बजट हमारे देश में कब आता है, 1 फरवरी को। पहले आता था 28 फरवरी को, पहले आता था 28 फरवरी को। अच्छा, 1 फरवरी मत लिखना, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। देखो 1 फरवरी को कोई होली, राखी, ईद, दिवाली, संडे तो नहीं है। अगर होता तो बजट 2 फरवरी को आता। और मान लो 1 को और 2 को दोनों को छुट्टी होती तो बजट 3 फरवरी को आता। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। बोलो जरा, नॉट 1 फरवरी, फर्स्ट। और पहले बजट आता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। अब 1 महीना जल्दी आने लग गया। पहले 2 बजट आते थे, एक जनरल बजट और रेल बजट। 2017 में चेंज किया और एक ही यूनियन बजट आता है जिसमें जनरल बजट भी आता है और रेल बजट भी आता है। एक कर दिया दोनों को। क्लियर है, ठीक है। मैंने दे रखा है इसमें जो पहला बजट है भारत का, वो जेम्स विल्सन लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, लेकिन ये जो जेम्स विल्सन बजट लाए थे अंग्रेजों के टाइम पे लाए थे, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत जब आजाद हुआ तो आजाद भारत का जो पहला बजट है वो शान मुकुम चेट्टी लेकर आए थे, ठीक है। वो फिर बाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ बजट की प्रक्रिया चलती है।
ये बेसिक याद हो जाएगा आपको। पहला बजट कौन लाया? जेम्स विल्सन। लेकिन वो कब लाया? 1960 में। उस समय भारत आजाद, और हमारा जो भारत आजाद होने के बाद पहला बजट लाया वो शानमुगम चेट्टी लाए। ठीक है, शानमुगम चेट्टी, उनका नाम नहीं है शायद इसमें, याद रखना। लेकिन यहां देखो, उसके बाद सेकंड, थर्ड बजट पहले दो हिस्सों में आता था, एक रेल बजट, एक जनरल बजट। अब दोनों को मिलाकर एक ही आता है, यूनियन बजट। क्या आता है? ठीक है, ये भी बात हो गई। फिर बजट का मतलब क्या है? बोलो मेरे साथ। इट इज दी आइटम वाइज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर which take place during upcoming financial year। तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार के पास कहां कहां से कितना कितना पैसा आएगा, भारत सरकार के पास कहां कहां से कितना पैसा आएगा, उसे हम बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चार चीजें हो गई, ये सब बेसिक में चल रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। उसके बाद पांचवी चीज और सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज। बजट में हर बार 3 साल का डेटा होता है। एक तो अगले साल का अपकमिंग डेटा, एक पिछले साल का एक्चुअल डेटा, और पिछले साल का रिवाइज डेटा। एक्चुअल भी होता है और रिवाइज भी होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस समय यही एग्जांपल दूंगा कि हमने पिछले साल ये कहा था कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बनाने में हमें 30,000 करोड़ लगेंगे। ये एक्चुअल एस्टीमेट है। अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे अभी तक पूरा नहीं बना है, पार्ट में चालू हो गया है। अभी मेरे दोस्त से बात चली थी, मैंने ऑथेंटिसिटी तो चेक नहीं करी, लेकिन मेरा दोस्त कह रहा था कि ये 2028 में होगा अब इसका पूरा इनॉग्रेशन। जो इनॉग्रेशन कब हो जाना चाहिए था? 2024 में। इन्होंने लोकसभा चुनाव की तारीख रखी थी कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, उसके पहले हम कर देंगे। अब 24 का इलेक्शन हो गया और अभी तो 25 भी आ गया। अब वो कह रहा है कि ये 27 में होगा भाई, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स कुछ पाई गई है और वो भी सही हो रही है, और अभी कुछ जगह पे गुजरात में लैंड एलोकेशन वगैरह में कुछ दिक्कत आ रही है इनको। ठीक है, तो खैर जो भी होगा, तो अब ये 27 पे चला गया। और आप जानते हो इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब अगर इसकी ओरिजिनल लागत 30,000 करोड़ थी, तो क्या वो 2027 में भी 30,000 करोड़ में बनेगा? रोड की तो और हमेशा आप देखते ही हो, यहीं से तो करप्शन निकल के आता है। यहाँ पे जो एक्चुअल एस्टीमेट होता है वो रिवाइज एस्टीमेट उसका बढ़ता जाता है। तो बजट में हम लोग दोनों देते हैं, एक्चुअल एस्टीमेट और उसका रिवाइज एस्टीमेट। और अगले आने वाले साल में हम कितने पुल बनाएंगे, वो बजटेड एस्टीमेट। तो 2-3 डेटा हो गए, एक्चुअल एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट, बजटेड एस्टीमेट। बोलो बोलो। इन तीनों में से बजट किसके लिए है? फ्यूचर के लिए। तो हमारे काम का कौन सा है? बजटेड एस्टीमेट। तीसरा वाला हमारे काम का है, कौन सा है? एक्चुअल तो पिछले साल हमने दिया था, उसी को हमने रिवाइज करके इस साल फिर पेश कर दिया। तो एक्चुअल एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट तो क्या है? वही एक ही डेटा है। और मेन जो है वो है बजटेड एस्टीमेट। क्या है? जिसे हम फ्यूचर एस्टीमेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये 5 चीजें मैंने बजट के बारे में बोली, जल्दी जल्दी सुनो। यहां देखो, पहला बजट कौन लेकर आया था? जेम्स विल्सन। आजादी के बाद शानमुगम से पहले कितने बजट आते थे? 2 बजट, जनरल बजट और रेल बजट। 2017 के बाद यूनियन बजट। पहले बजट कब आता था? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। अब कब आता है? और बजट की डेफिनेशन, इट इज द आइटम वाइज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। एक बार और बोलो, इट इज द आइटम वाइज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर विच टेक प्लेस अपकमिंग फाइनेंशियल, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 3 years डेटा। इट एक्चुअल एस्टीमेट ऑफ करंट ईयर, revised estimate of current year and budgeted estimate of upcoming year। बढ़ो आगे, बढ़ो। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीनिंग हो गया इसका। 7 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे, जिसमें से 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है? देखो बच्चों, किसी भी देश की ग्रोथ पता चलती है वहां की सेविंग और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से। किससे पता चलती है? वहां लोग सेव कितना करते, इन्वेस्ट कितना करते, उससे ग्रोथ पता चलेगी। आज क्या हुआ वो तो हमें पता चली गया, ग्रोथ कैसे पता चलेगी? सेविंग और इन्वेस्टमेंट से। और वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सारे टूल्स बजट में दिए जाते हैं। जैसे इस साल के बजट से मुझे बहुत उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट कम गया है, और IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने भी ये कहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो टारगेटेड है वो अचीव नहीं हो पाएगा, तो उसको पूरा करने के लिए RBI ने भी कहा है कि टैक्स में डिडक्शन मिलेंगे। शेयर मार्केट भी पिछले साल बहुत टूटा है,
बहुत नीचे गया है क्योंकि उन्होंने कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दिया। पहले क्या होता था, अगर आप 1 साल से ज़्यादा शेयर अपने पास रखोगे, 1 साल से ज़्यादा, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, उस पर पहले टैक्स नहीं था, इन्होंने लगा दिया वो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स गए हैं और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत से बाहर चला गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII बोलते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में भारत से चला गया। मतलब इन्होंने पहले भारत में इन्वेस्ट कर रखा था और पिछले साल 2024 में इन्होंने पूरा वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया, मतलब इन लोगों ने किसी और देश में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत से गया तो शेयर मार्केट बहुत बुरी तरीके से नीचे आ गया। इन सारे सेंटिमेंट्स को क्यूमुलेटिवली देखे तो इन सब चीजों से इस बार का बजट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब 1 तारीख को अगर जिंदा रहा तो उसे पहले स्टडी करेंगे और फिर यहाँ पर भी स्टडी करेंगे कि उससे हमारे लिए लेने को क्या क्या है, हमारे लिए क्या क्या पॉजिटिव से और क्या क्या नेगेटिव। इनकम टैक्स में स्लैब रेट भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब ये जितना मैंने पढ़ा है और जो मेरा देखा है, ये मेरी छोटी सी सोच है ये कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये तो जो होगा वो तो 1 तारीख को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। इट इज जस्ट लाइक गैस पेपर, कि हम कहते हैं ना कि भाई ये अटेम्प्ट में पिछली बार आ गया था तो इस बार चांसेस है कि ये आना चाहिए, बट यही आएगा, ये तो CBSE डिसाइड करेगा, वो वापस से ये दे दे, ठीक है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनकी फाइनेंस की जो सोच है वो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो वो जिस हिसाब से डिसीजन लेंगी वो 1 तारीख को हमें पता चलेगा। खैर, इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ से पता चलती है हमें? बजट से। इसमें 2 बातें ज़रूर लिखोगे तुम। बजट हमें ये बताता है कि हमारी सेविंग इन्वेस्टमेंट कितनी है, और सेविंग इन्वेस्टमेंट से ही इकोनॉमी की ग्रोथ पता चलती है। इकोनॉमी की ग्रोथ किससे पता चलती है? जैसे बजट में आता है भैया कि आप टैक्स सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदो, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदो, NSC खरीदो, आप इसमें LIC खरीदो, आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदो, इन सब चीज़ों से आपकी सेविंग होगी और हम आपको टैक्स में भी छूट देंगे। तो बहुत सारे लोग इसमें खरीदते हैं और इन सब चीज़ों में पैसा आता है, पूल होता है, सरकार के पास पैसा आता है बहुत सारा, ठीक है। क्योंकि आपको रिडक्शन तभी मिलेगा जब आप सरकार की कंपनियों में निवेश करो। तो आप सब लोग 50,000 1 लाख इन्वेस्ट करते हो टैक्स बचाने के लिए, और वो लाखों करोड़ों रुपए का पूल इकट्ठा होता है। फिर सरकार उस पूल को पैसे में लगाती है कहीं पर, जब वो लगाती है तो उन्हें पता चलता है इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इतनी ये चीजें होंगी, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें बजट से पता चलती है। नंबर 2, ये तो तुम्हें नाम पढ़ते ही समझ में आ गया होगा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बजट से हमें पता चलता है कि एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होगा, क्योंकि इधर देखो, बजट से पता चलेगा रोड कितने बनेंगे, ब्रिज कितने बनेंगे, कैनाल कितने बनेंगे, स्कूल कितने खुलेंगे। इस बार उम्मीद है कि हम GDP का 4 to 5% GDP का एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ये भी एस्टिमेट्स है, अभी देखते हैं फिर, ठीक है। मतलब मैं जितने भी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ ना कि इन लोगों ने ये इनपुट दिए, इन लोगों ने ये इनपुट दिए, इन लोगों ने ये इनपुट दिए, उस इनपुट को अगर करेंगे तो ये होगा, उससे ये होगा, ये उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी एजुकेशन के ऊपर मैंने आपको कहा था अगर हम 6% खर्च करें GDP का तो इंडिया वुड बिकम अ नॉलेज इकोनॉमी। बात हुई थी इसकी, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था ये, इंडियन इको। अभी हम उतना भी नहीं कर रहे हैं। अब एस्टिमेट है कि मनमोहन सिंह के टाइम पे हम 4% तक लेकर आए थे इसको, फिर वापस से गिर गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, बीच में 2 ही हो गया था, फिर 3 हुआ। अभी है कि इसको 4 पे वापस लाए, हमारे प्री कोविड वाले लेवल पे लाए हम इसको। उसके पहले हम लगातार बढ़ा रहे थे एजुकेशन में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैसे बढ़ता है? वही नए नए स्कूल खुलेंगे, मॉडल स्कूल्स खोलो, केंद्र विद्यालय खोलो, नवोदय विद्यालय खोलो, इससे टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, इसमें कंस्ट्रक्शन लाइन में पैसा आएगा। तो इन सब चीजों से क्या एम्प्लॉयमेंट, क्या जनरेट होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ये भी हमें बजट से पता चलता है, बहुत काम की चीज है। नंबर 3, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। प्रॉपर बजट से हमें पता चलता है कि हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, हम उनको ढंग से अलोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे देखो, बजट इज ऑल अबाउट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो अलोकेशन कब बढ़िया होगा? जब हमारी पाई पाई सही जगह पे लगेगी। एवरी पेनी ऑफ रुपी वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर टैक्स होल्डर शुड बी यूटिलाइज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। जितना भी पैसा हम लोग अपने शेयर स्टेक होल्डर्स से, टैक्स पेयर से सॉरी, जितना भी पैसा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो सारा पैसा सही जगह पे यूटिलाइज होना चाहिए। कई बार अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक रोड बना जवाहर नगर में, अभी तो बना ही था,
और पता चला पाइपलाइन सही से नहीं डली थी, तो तुम्हें पता है पूरा रोड वापस खोद दिया और फिर पाइपलाइन डाली, करोड़ों रुपए लग गए उसमें। एक कोटा के बंदे ने आरटीआई फाइल करी और पता लगाया कि कितना रुपया लगा इसमें, 15 से 17 करोड़ रुपए का चूना लग गया इसमें, ये बेवकूफ़ी की वजह से। अब आप सोचो, अपन एक अपना छोटा सा घर भी बनाते हैं तो एक अपना आर्किटेक्ट होता है, एक अपना वो होता है, वो अपन को बताता है भाई ऐसे करना। इनके पास नहीं होंगे ऐसे लोग, इन्होंने बस ऐसे ही बना दी सब चीज़, ठीक है, फिजूल खर्ची, ठीक है, मतलब अपना समझ के काम नहीं करते, अपना समझ के। आज अपना पैसा हो ना तो हम कहते यार 1 रुपया भी हमारा वेस्ट जाता है, जान जलती है हमारी, यार पैसा मेहनत से कमाए। इनको अपनापन लगता ही नहीं, बोला तुम्हारी एस्तेस कराओ, जो है आ ही रहा है पैसा, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बजट हमें ये बताएगा कि आपका अगर एक्चुअल एस्टीमेट ये था तो रिवाइज एस्टीमेट बढ़ कैसे गया। फिर हमें सवाल पूछना चाहिए जब बजट हमारे सामने आए, तो बस उतनी जागरूकता भी होनी चाहिए। अब वो सवाल हम कब पूछेंगे? वोट देकर, कि भैया हमने इतना पैसा, अब कोई ये सोचे कि हम कौन सा टैक्स भर रहे हैं, तो भाई इनकम टैक्स कोई नहीं भर रहा, 4% 5% लोग ही भर रहे हैं, लेकिन जीएसटी तो सब भर रहे हैं। एक छोटा सा कपड़ा, एक छोटा सा बर्गर आप खा रहे हो, पेट्रोल डला रहे हो, इन हर चीजों में टैक्स लगा हुआ है। ईच एंड एवरी पर्सन इज पेइंग टैक्सेस इन इंडिया। एकदम ही जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, बिल्कुल वही नहीं दे रहा होगा, बस बाकी सब दे रहे, ठीक है। मार्जिनलाइज सेक्शन मतलब कि भैया जिसने कभी रेस्टोरेंट नहीं देखा, पेट्रोल कभी नहीं डलाया, बिल्कुल वो वाली जिंदगी है, ठीक है, तो बस उसने नहीं दिया होगा, बाकी सब टैक्स दे रहे हैं सब। और सब टैक्स दे रहे हैं तो सबको ये जानने का अधिकार है कि हमारा पैसा किस पॉसिबल मैनर में यूज हो रहा है। ये काम है बजट का, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स। सुनते जाना बराबर। और अब चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, उस समय भी बहुत टाइम लेके समझाया था मैंने आपको। इकोनॉमिक इक्वालिटी होगा और एक स्टेबिलिटी होगा। पहले क्या है? हाँ, इकोनॉमिक बजट हमारे देश में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है। स्टेबिलिटी लाता है वो दो केस में, एक तो एक्सेस इन्फ्लेशन में और एक एक्सेस डिप्रेशन में। इन्फ्लेशन में हम लेकर आते हैं सरप्लस बजट और यहां पे हम लेकर आते हैं डेफिसिट बजट। थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान से सुनना, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है। देखो अक्सर इन पांचों ऑब्जेक्टिव में, ये दो ऑब्जेक्टिव पे से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। स्टेबिलिटी समझाओ, इक्वालिटी समझाओ, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इस पे से। मेरी तरफ देखिएगा जरा। इकोनॉमी में जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन फैलता है, महंगाई अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है, उस समय बजट सरप्लस वाला आता है। सरप्लस क्यों आता है? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपने इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा रखा है, क्योंकि आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। अब आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो आपकी डिमांड को कंट्रोल करना है, और डिमांड को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर दें। किसको कम कर दें? तो जब मैं आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर दूंगा तो अपने आप आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, और जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी तो अपने आप चीजों के प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम कौन सा बजट लाते हैं? सरप्लस। सरप्लस में गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर, और इसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम होती है। एक बार वापस सुन लेना। जब इन्फ्लेशन आता है, क्या आता है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में तुम लोगों की क्या है? डिमांड ज्यादा है। तुम्हारी डिमांड ज्यादा है तो हम कौन सा बजट लाएंगे? सरप्लस। सरप्लस बजट में हम क्या करेंगे? तुम पे टैक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? जब हम तुम पे टैक्स लगा देंगे तो तुम्हारी सारी रिसिप्ट हमारे पास आ जाएगी। तुम्हारी रिसिप्ट हमारे पास आ गई तो तुम्हारी इनकम क्या हो गई? कम। तो तुम्हारी डिमांड भी, और तुम्हारी डिमांड कम हो गई तो प्राइस जो आसमान छू रहा था वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इस तरीके से काम करता है। तो एक बहुत बड़ा टूल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। बोलो, ये बहुत बड़ा टूल है। क्या बहुत बड़ा टूल है? बजट। क्या? क्या? बजट। अब उसी तरीके से जब हमारे देश में डिप्रेशन आता है, तो डिप्रेशन में क्या होता है? ये महंगाई का उल्टा है। यहां पे चीजों के प्राइस उल्टे कम हो जाते हैं, और कम होते होते फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम ही लो हो जाती है। लो वाला फेज आ गया, डिप्रेशन। आई एम फीलिंग वेरी लो, यू माइट बी इन डिप्रेशन। ठीक है, तो जब आप लो फील कर रहे हो, ऐसे ही इकोनॉमी भी क्या फील कर रही है? लो। चीजें एकदम नीचे आ गई है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम ही डल हो गई है। उस समय में सरकार लाती है डेफिसिट बजट।
आप पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है और आपसे रिसिप्ट कम लेती है। खूब सारे रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, खूब खर्चा करेंगे, उससे क्या होगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, रिसिप्ट कम होंगी, तो उससे क्या होगा? आपके पास इनकम बढ़ेगी, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर हमने कर दिए। स्कूल बना के दे दिए, जाओ फ्री में पढ़ो, बिजली का बिल माफ कर दिया, राशन दे दिया आपको, लो। अब इन सब चीजों से आपका पैसा बच गया ना, तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो, दुकान डालो, फैक्ट्री में लगाओ, उससे क्या होगा? डिमांड वापस से, खाओ पियो मस्त रहो, डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ने से जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी वो वापस से, तो और डिप्रेशन से हम बाहर आ जाएंगे। तो भैया दो अलग अलग सिनेरियो में दो अलग अलग बजट लाए जाते हैं। बोलो, इन्फ्लेशन में लाया जाता है सरप्लस बजट, डिप्रेशन में लाया जाता है सरप्लस, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रिसिप्ट ज्यादा, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा। बराबर सुन रहे हो? अब अगला ऑब्जेक्टिव जो सरकार का होता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। मैंने तुम्हारी वो इंडियन इको की वो डेट्स वाली चीज शेयर कर दी तुम्हारे साथ, ठीक है? पीडीएफ पूरा रटने बैठ जाना उसे, पर रटना ही है उसे, कुछ भी नहीं करना। चैप्टर वाइज 2-2 3-3 चैप्टर के रोज याद करना, उसमें ईयर है, परसेंटेज है, जो चीज तुम्हें इररिलेवेंट लगे, क्या इतनी परसेंटेज तो क्या आएगी, तो तुम थोड़ा तुम्हारा दिमाग यूज करना। अब जैसे ईयर है तो ईयर तो याद करने पड़ेंगे तुम्हें, रेलवे कब चालू हुआ, ये कब हुआ, वो कब हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ बैंकों का, ठीक है, नाबार्ड कब आया, ये ईयर है ना सबके। तुम लोग सैंपल पेपर देखोगे तो तुम्हें बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा, ये ईयर वगैरह पे से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है? तो ये ईयर वगैरह याद करना। परसेंटेज में बहुत ज्यादा परसेंटेज है, जो बेसिक परसेंटेज है, जैसे मैंने आपको कहा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इतना है भारत में, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इतना है, रूरल में इतना है, अर्बन में इतना है, ये थोड़ा याद रखने वाला है। जीडीपी का ग्रोथ रेट हमें थोड़ा याद रखना है कि जीडीपी का ग्रोथ रेट एलपीजी वाले चैप्टर में कि एलपीजी लाने से पहले कितना था और एलपीजी लाने के बाद कितना, तो वो उससे आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि अब कितनी चीज याद रखनी है। और वो पढ़ने बैठो ना, उसके बाद नोट्स पढ़ने में, नोट्स में कोई डेटा कोई परसेंटेज को देखना ही मत, बस नोट्स में तो फिर तुम्हें सिर्फ क्या करना है, फिर ऑब्जेक्टिव है, एडवांटेज है, की फीचर्स है, ये है वो है, जो मेन चीज है, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, क्यों लाया गया, रूरल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो मोटे मोटे टॉपिक बचे ना हमारे पास, वो अब तुम्हें नोट्स में से पढ़ने हैं। समझ गए बराबर? चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी बजट से हम अचीव करते हैं पांचवा ऑब्जेक्टिव। क्या अचीव करते हैं? जो सिर्फ कहने की बात है, आज तक अचीव। इक्वालिटी का मतलब है रिच और पुअर के गैप को खत्म करना। क्या है? तो हम बजट लाते हैं ताकि हम रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे टैक्स लगाएं, उनसे पैसे लें और पुअर सेक्शन को पैसे दे दें, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। वी आर नॉट एबल टू डू दैट। कर पा रहे हैं हम? इक्वालिटी आई है? इनइक्वालिटी खत्म हुई है? पिछले 70-75 सालों में इनइक्वालिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। आजादी के वक्त जो इनइक्वालिटी थी ना, आज वो और बढ़ गई। हमें तो आजादी के वक्त ही बहुत ज्यादा लगती थी, इसलिए पंडित नेहरू ने मिक्स मॉडल अडॉप्ट किया था। वो कैपिटलिज्म के खिलाफ थे कि अगर हमने कैपिटलिज्म उस समय अचीव लगा देते, ये जितना आज हो रहा है ना प्राइवेटाइजेशन, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये चीज भी उसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी, ये भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी, उस समय अगर ये कर देते, खत्म हो जाता। ये देश सिर्फ 10% का रह जाता, 90% तो मर जाते यहीं पर। उस समय तो सरकार ने क्या करा, सब चीज अपने हाथ में रखी। पावर सेक्टर अपने हाथ में, टेलीकॉम सेक्टर अपने हाथ में, ये चीज अपने हाथ में। सरकार निवेश करेगी, सरकार नौकरियां निकालेगी, निचले तबके को ऊपर लाएगी, सबको रोजगार मिलेगा। तो उस समय हमारा क्या था कि हम वो मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में सोचे, ठीक है, रिजर्वेशन दिया, इसी सोच के साथ दिया कि हर तबके को इक्वालिटी में ला सके हम, और वो चीज हो नहीं पाई ढंग से। और आज वो इक्वालिटी वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पा रहा। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर इज गेटिंग मोर, ठीक है। बस ये मान के चलो आप कि 5 किलो अनाज दे दिया, 10 किलो ये दे दिया, इससे ही बची हुई है सरकारें, क्योंकि वो कम से कम भूख से नहीं मर रहे। जिस दिन वो भूख से भी मरना शुरू हो गए ना, तो फिर इंटरनल वॉर शुरू हो जाएगा देश में, ठीक है। हाँ, सिविल वॉर ही शुरू हो जाएगा, इतनी बुरी हालत है। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है इंसान को रोक लेता है। तो ये जो चल रहा है ना, 5 साल से ये लोग अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये लोग खुद ही कह रहे हैं, ठीक है।
तो वो बस उसी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कि हम इनको रोजगार नहीं दे पाए, अब वो अनाज दे रहे हैं बस, ताकि ठंडे पड़े रहे, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। 1500 रुपये डाल दिए, 2000 डाल दिए, चल रहा है इससे काम, चल रहा है। बट अल्टीमेट गोल तो एम्प्लॉयमेंट ही है। क्या देना पड़ेगा उन्हें? एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। तो रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड पुअर इज गेटिंग मोर पुअर, दिस इज द रियलिटी। बट किताब में क्या लिखना है? इक्वालिटी अचीव करने के लिए बजट लाया जाता है, इस रिच और पुअर के गैप को खत्म करने के लिए क्या लाया जाता है? बजट। क्योंकि बजट हमें बताता है कि कितना टैक्स हमने रिच सेक्शन से लिया और कितनी सब्सिडी हमने पुअर सेक्शन को दी। अनफॉर्चुनेटली पुअर को देने वाली सब्सिडी भी कम होती जा रही है और सब्सिडी भी इंडस्ट्रियल एरिया में बढ़ती जा रही है। ये भी एक काला सच है कि हम आजकल ज्यादातर सब्सिडी किसको दे रहे हैं? एक बार तुम बस नेट पे गूगल पे सर्च करना बस कि कितनी सब्सिडी हम किस सेक्टर को देते हैं, और उसमें अपने आप तुम्हारे सामने एनालिसिस आ जाएगा कि कंज्यूमर को मिलने वाली सब्सिडी कितनी है और इंडस्ट्री को मिलने वाली सब्सिडी कितनी है। तो ज्यादा सब्सिडी किसको मिल रही है? इंडस्ट्री को मिल रही है। ठीक है। अब फिर ये लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री को सब्सिडी देते तो इंडस्ट्री जो माल बनाता है वो कंज्यूमर को ही तो बेचता है, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर का प्राइस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फिर आप ये भी देखो कि आप किस इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हो। क्या सब कंज्यूमर उस चीज को खरीद रहे हैं? जैसे अभी कुछ समय पहले तक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी मिल रही थी, तो उससे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपका 1 लाख 1.25 लाख का है तो वो 1 लाख पे आ जाएगा। तो वो गरीब तबके का व्यक्ति 1 लाख की गाड़ी खरीद रहा है क्या? ठीक है। उसके बाद तो सेकेंड हैंड एक्टिवा खरीदने के पैसे नहीं है अभी, तो आपने इधर सब्सिडी दे भी दी, उसको सब्सिडी चाहिए थी एलपीजी सिलेंडर पे, उसको सब्सिडी दे दी खाने पीने की मेन चीजों पे, उसे सब्सिडी चाहिए थी फीस पे, उसे चाहिए था स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जिसकी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि 75 साल पहले तक तो सब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। पिछले 25-30 सालों के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने ऐसा झपाटा मारा है कि गवर्नमेंट स्कूल की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। ठीक है, पिछले 20-25 सालों में। और हमेशा मैं मनमोहन सिंह के भी 10 साल ले रहा हूं, मोदी जी के भी 10 साल ले रहा हूं, उसके पहले के भी 10 साल ले रहा हूं, इन 30 सालों के अंदर तुम देखोगे तो स्कूलों की जो संख्या है वो कम हुई है खुलने की। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पूरा दोष है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता एजुकेशन और हेल्थ किसके हाथ में होता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी इन दो चीजों पे ध्यान नहीं दिया। वहां साउथ पे ध्यान दिया है, तो साउथ का लिटरेसी रेशियो देखो तुम कितना है। उन्होंने लगातार हेल्थ और एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, और हमारे नॉर्थ में और इधर की सरकारों ने बिल्कुल इस पे क्या किया है? कम किया है। तो उससे क्या होता है? इक्वालिटी आ ही नहीं पाती। वहां आ रही है। अब देखो वहां सिर्फ केरला में लिटरेसी 96% थोड़ी है, लिटरेसी से हर चीज जुड़ी हुई है। वहां का सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है, मेल फीमेल रेशियो अच्छा है। ये एजुकेशन से ही निकलेगा। एजुकेशन अच्छा होगा तो आप थोड़ी लड़कियों को मारोगे। ठीक है, पढ़ना तुम, केरला का सेक्स रेशियो भी सबसे ऊपर है, मेल फीमेल रेशियो जिसे कहते हैं वो भी अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, तो हर चीज एजुकेशन से जुड़ी हुई है। ये अच्छा होगा तो दूसरी चीजें अपने आप अच्छी होगी और उसके रिटर्न और ज्यादा आएंगे। आज आपको लगातार नहीं दिखेगा उसका रिटर्न, मतलब एकदम से नहीं दिखेगा, लेकिन आपको 5 साल 10 साल तक लगातार हेल्थ और एजुकेशन में खर्च करना पड़ेगा, तो इक्वालिटी अपने आप अचीव हो जाएगी। तो ये काम भी किसका होता है? बजट का होता है कि इक्वालिटी अचीव करना। ये 5 मेन ऑब्जेक्टिव हो गए। एक बार फिर से देख लो। इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट वाली बात करोगे। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें ये बात करोगे कि रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तो उससे क्या होगा? प्रॉपर एलोकेशन, इसमें ये बात करोगे कि जितनी भी रिसिप्ट है वो प्रॉपर्ली एलोकेट होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर कोई भी अननेसेसरी नहीं होने चाहिए, सारे वो एक्सपेंडिचर होने चाहिए जो नीड ऑफ दी अर्थ है। ठीक है। फिर चौथा स्टेबिलिटी, इसको तो बहुत अच्छे से लिखना। स्टेबिलिटी में 2 सिनारियो में 2 बजट, 2 सिनारियो में इन्फ्लेशन में सरप्लस बजट, डिप्रेशन में डेफिसिट बजट। सरप्लस रिसिप्ट ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, डेफिसिट एक्सपेंडिचर ज्यादा, रिसिप्ट कम। सुनते रहना। इक्वालिटी, रिच और पुअर के गैप को खत्म करना है। ये लिखना, लेकिन कर नहीं पाए। लिखना कि करना है कैसे? रिच सेक्शन से टैक्स लेकर और पुअर सेक्शन को सब्सिडी देकर। अगला बताओ, छठा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। बजट का काम होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना। अभी तो बची ही कम है, तो जितनी है उसको तो मैनेज कर ही लेंगे, क्योंकि हम पब्लिक एंटरप्राइजेस तो धीरे धीरे बेच रहे हैं। पहले हम बताते थे भैया कि एयर इंडिया कितना घाटे में क्यों चल रहा है, BSNL घाटे में क्यों चल रहा है, बताओ बजट में जवाब दो। अब सरकार ये जवाब देती है कि ये पब्लिक एंटरप्राइजेस ढंग से नहीं चल रहे थे तो हमने इन्हें बेच दिया। ठीक है। अब कुछ चीजों को सेल करना उस समय जरूरी था,
91 में जब हमारी हालत ख़राब थी, उस समय हम सेल नहीं करते, प्राइवेटाइज नहीं करते, तो तुम्हें पता है कि अभी अभी मनमोहन सिंह की डेथ हुई, तो तुमने देखा होगा कि जितने भी अपोजिशन के भी लीडर्स थे, उन लोगों ने भी इस बात के लिए उन्हें मतलब थैंक्स कहा कि भैया 91 में जब आपदा आई थी भारत पे, तो मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी ना कि उन्होंने ये कहा था कि अगर ये रिफॉर्म्स सही नहीं होते तो आई विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल। ये बात उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखी हुई है, अभी कुछ नेताओं ने भी कही है, तो इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, क्रेडिट वो लेते भी नहीं थे। ये पूरी जिंदगी में तुम लोगों ने कभी शायद ही देखा होगा, तुमने तो खैर कम देखा होगा उन्हें, क्योंकि टीवी पे वगैरह पे इतना आने का शौकीन नहीं थे। रैली वैली करना, मित्रों मन की बात और आज की बात कल की बात करते रहते ज़्यादा, ठीक है, काम से मतलब रखते थे। तो उनका पूरे 10 साल का टेन्योर उनके ऑफिस में ही रहा है, जो काम उन्होंने किया है गिनाने की आदत कम थी, ठीक है। तो जाने के बाद यूएस के साथ जो न्यूक्लियर डील उन्होंने फाइनल करी, अगर वो इनके टाइम पे फाइनल हो जाती ना, तो ये कम से कम 1 महीने तक जश्न मनाते उसका, ठीक है। मनरेगा जैसा कानून अगर कोई ये लोग लाते, जो आज 10 साल बाद नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट होने के बाद भी वो कानून है, हटा नहीं है, तो ये इस बात का अपने आप में लिविंग एग्जाम्पल है कि वो कितना बड़ा कानून होगा जो अभी तक है, जिसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। लेकिन 10 साल हो गए, मनरेगा में एलोकेशन लगातार बढ़ रहा है, तो वो कानून उस समय के लिए नीड ऑफ दी आवर था। ये सारे जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, बीएसएनएल हुआ, एयर इंडिया हुआ, सेल हुआ, गेल हुआ, भारत सरकार इनको कितने ढंग से चला रही है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट भी हम किस में बताते हैं? बजट में बताते हैं कि वेदर ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई नेचुरल मोनोपोली है तो ठीक है, कोई आर्टिफिशियल मोनोपोली तो अराइज नहीं हो गई, ये भी बताना होता है। किसी चीज के अंदर सरकार काम कर रही है, कोई और भी काम कर रहा है, और कोई और काम कर रहा है तो वो इससे अच्छा कर सकता है सरकार से, तो हम उन्हें भी क्या करेंगे? इन्वाइट करेंगे। और किस चीज में सरकार अच्छा काम कर रही है उसमें दूसरा आएगा तो और खराब हो जाएगा, तो वहां पे हम मोनोपोली को प्रमोट करते हैं, वहां पे मोनोपोली को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ समय तक आपको टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ बीएसएनएल दिखता था, फिर एयरटेल भी आया, वोडाफोन भी आया, जियो भी आया, ये भी आया, तो इनके आने से क्या हुआ? एफिशिएंसी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। तो बीएसएनएल ने आने दिया, सबको आने दिया। लेकिन कुछ चीजों में, जैसे रेलवे सरकार जितना अच्छे से चलाती है उतना प्राइवेट सेक्टर चला भी ले शायद अच्छे से, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वो कॉस्ट एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा जो सरकार दे रही है। क्या नहीं दे पाएगा? आज हम यहाँ से जो ट्रैवल करते हैं अलग अलग दूर दूर जगहों तक, किलोमीटर वाइज उसका फेयर निकालना, तो भारत में वो किलोमीटर वाइज फेयर सबसे कम है अदर डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले। मैं यहाँ से स्लीपर में बैठकर जयपुर 300 रुपये में आ सकता हूँ, और 300 रुपये में आना जाना मतलब आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, और लोकल डब्बे में तो और कम है। अब ये कॉस्टिंग आप 100 रुपये 150 रुपये की आप निकालो और किलोमीटर से डिवाइड करो, और किसी भी डेवलप कंट्री से या डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर करके बताओ मुझे सबसे सस्ता है इंडिया। ये कॉस्ट एफिशिएंसी मेरी नज़रों में रेलवे तुम्हें देता है। क्यों? क्योंकि वो भारत सरकार चलाती है। ये कोई अडानी अंबानी इस कॉस्ट एफिशिएंसी पे आपको नहीं दे पाएगा, ये सरकार ही दे सकती है। तो यहाँ मोनोपोली हो, तो जहां मोनोपोली की जरूरत है वहां हो, ना हो। ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस हम कैसे चला रहे हैं ये भी हम किस में बताते हैं? बजट में बताते हैं। अगला, अभी थोड़ी देर हो रहे बस, चल जाएगा। हाँ, अगला क्या दे रखा है? एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट अपने क्रिटिक्स को बजट के माध्यम से जवाब देती है। गवर्नमेंट बताती है कि हमने कितना ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया है, क्योंकि देखो बजट किस में है? राइटिंग में है। ये कोई वो रैली नहीं है कि जिसके अंदर कुछ भी बोल दिया, ठीक है, और कुछ भी घोषणाएं कर दी और बाद में उसे पूरा नहीं किया। ये तो लिखित में है, इसके अंदर जो लिखा है। आज अगर इन्होंने लिख दिया है कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे बनेगा, तो बन रहा है, वो कोई ऐसे हवा में नहीं है, बन रहा है, बाकायदा काम शुरू हो गया। कितनी जगहों पे काम खत्म भी हो गया, कितने सेगमेंट शुरू भी हो गए। तो बजट आपकी ट्रांसपेरेंसी को बताता है। बजट इज द बेस्ट आंसर टू योर क्रिटिक्स। आपके क्रिटिक्स को जवाब देने का सबसे अच्छा टूल क्या है? बजट। अगर अपोजिशन पार्टी आपसे ये बोले कि आपने 10 सालों में क्या किया, तो शो देम बजट। ये हो गए 7 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, व्हाट इज। अब बजट में ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बजट में हम ये बताते हैं हमने क्या बनाया, क्या करा, कितनी रिसिप्ट आई, कितने एक्सपेंडिचर आए।
तो उससे लिंक्ड टॉपिक है ये कि सरकार जो आपको गुड्स देती है वो पब्लिक गुड्स होते हैं। बजट में जो गुड्स देती है वो कौन से गुड्स होते हैं? पब्लिक गुड्स। और प्राइवेट सेक्टर जो गुड्स आपको देता है जो बजट में नहीं होते वो कौन से गुड्स होते हैं? प्राइवेट। तो सुनो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, प्राइवेट गुड्स मींस दोज गुड्स whose benefit can be taken only by those person who have paid for it. तो प्राइवेट गुड्स का बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलेगा जिसने उसके लिए क्या किया है? पे किया है। एंड पब्लिक गुड्स का बेनिफिट हर उस बंदे को मिलेगा, ठीक है, जिसने उसके लिए भले पे किया है या नहीं किया। मतलब जनरल है, इनका नेचर क्या है? जनरल है। ऐसा कहते हैं कि पब्लिक गुड्स जो होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। क्या होते हैं? और नॉन राइवलरी होते हैं। ठीक है, पूरा ये फाउंडेशन पढ़ के आ गई है यहाँ पे। तो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवलरी होते हैं, क्योंकि इनके नेचर को आप, इनका नेचर ऐसा है पब्लिक गुड्स का कि आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नॉन एक्सक्लूडेबल, जैसे पार्क है, सरकार ने बनाया तो सब उस पर चलेंगे। मैं बोलूँ टैक्स मैंने दिया है, पहले मैं आऊँगा, ठीक है, पहले मैं ही चलूंगा इस पे, ये पार्क मेरे पैसों से बना है, ठीक है। इनफैक्ट आप डोनेशन में भी कोई चीज देते हो ना, तब भी आप ऐसा नहीं कह सकते। टैक्स में तो आप नहीं ही कह सकते, डोनेशन में भी नहीं कह सकते। डोनेशन भी आप, और वैसे भी देखो ऐसी ही होती है, डोनेशन तो ऐसा ही होता है ना, हिसाब से दे, हिसाब को भी पता ना चले, तरीका वही होता है सबसे सही, ठीक है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपकी एक तख्ती लग जाएगी कि ये इन्होंने बनाया है, बट उसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने बना दिया, अब ये मेरी फैमिली रहेगी यहाँ पे, ठीक है। आप अपना फार्म हाउस बनाओ फिर, अगर ऐसा ही है तो। अगर आपने कोई गार्डन, पार्क, किसी भी इस तरह की चीज का, पब्लिक जिम का या इस तरह की चीज का निर्माण किया है, तो भी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि अब इस पे तो मैं या मेरी फैमिली या जिनको मैं चाहूंगा वही लोग करेंगे। एक बार आपने वो चीज चैरिटेबल ट्रस्ट में या पब्लिक में दे दी तो फिर वो सबकी हो गई। तो गवर्नमेंट का भी सिंपल फंडा है। तो पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जिसके ऊपर कोई एक जने का अधिकार नहीं है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, इसमें आप किसी को एक्सक्लूड, और ये नॉन राइवलरी है। नॉन राइवलरी मतलब खत्म नहीं होंगे ये कभी। पब्लिक गुड्स की नेचर ऐसी है कि ये कभी खत्म, जैसे रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कभी खत्म होगा क्या? आज कितना भी प्राइवेट सेक्टर आगे आ जाए, गवर्नमेंट स्कूल जीरो हो सकते हैं क्या? बोलो, गवर्नमेंट स्कूल जीरो हो सकते हैं? जीरो, कि इस स्टेट में तो एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, एक स्टेट भी है ऐसा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, इनकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो हो रहा है आज। गवर्नमेंट स्कूल के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और कई कई जगहों पे तो नंबर्स भी कम होते जा रहे हैं, लगातार बंद हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। खैर, तो इसको है ना, जब भी एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में आता है। तो प्राइवेट गुड्स वो है जिसका बेनिफिट उसी को मिलेगा जिसने पे किया है, पब्लिक गुड्स का बेनिफिट सबको मिलेगा। नंबर 2, ये एक्सक्लूडेबल है, इसमें आप किसी को मना कर सकते हो कि मैंने पे किया है तो ये मोबाइल में ही यूज करूंगा, लेकिन पब्लिक गुड्स में आप किसी को मना नहीं कर सकते कि मैंने टैक्स दिया रोड पे मैं ही चलूंगा, ऐसा आप सब चलेंगे, ठीक है, सब चलेंगे। जिसे टैक्स दिया है वो भी चलेगा, जिसे नहीं दिया, तो ये एक्सक्लूडेबल है, लेकिन ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। ये राइवलरी है, यूज करने के साथ खत्म हो जाएंगे, ये नॉन राइवलरी है, यूज करने के साथ खत्म। प्राइवेट गुड्स के एग्जाम्पल, मोबाइल, फ्रिज, ठीक है, टीवी वीवी, कपड़े वपड़े, सब प्राइवेट गुड्स। और पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल, रोड, गार्डन, ब्रिज, कैनाल, एयरपोर्ट्स, स्टेडियम, जिम, लॉ एंड ऑर्डर, ये पब्लिक गुड्स है। कौन से गुड्स है? पब्लिक गुड्स। अब आप है ना आगे चल के सुनो इधर, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन सीए फाउंडेशन में दे रखा है, कि इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है। उतनी डिटेलिंग आपको नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत जो बताया वो याद रखना आप, कि प्राइवेट गुड्स क्या है और पब्लिक गुड्स क्या है। बड़े आगे बढ़े, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स थोड़ा सा और पढ़ा दूं आज। मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, मीनिंग पढ़ा दिया, प्राइवेट और पब्लिक गुड्स। कंपोनेंट में एक पूरा चार्ट है, तो उसका बस थोड़ा सा मैं बता देता हूं, पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे। कंपोनेंट में मैंने आपको कहा था कि बजट जब बनता है, मत बात करो भाई, इधर देख लो, तो इसमें मोटी मोटी क्या होती है? रिसिप्ट्स और, अब रिसिप्ट्स दो होती हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर भी दो होते हैं। बस गणेश, तो रिसिप्ट दो होती है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो रिसिप्ट
पढ़ते हैं आज, रिसिप्ट। रिसिप्ट को सिंपल भाषा में बोलूं तो इनफ्लो ऑफ मनी। रिसिप्ट मतलब क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ पैसा आना। अब सरकार कोई काम धंधा तो करती नहीं है, तो सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? या तो एसेट बेचकर या लायबिलिटी बढ़ाकर। कैसे आएगा? तो अगर मेरे पास पैसा आए जिससे ना तो एसेट कम हो ना लायबिलिटी बढ़े, नाइदर रिडक्शन इन एसेट नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, देन सच रिसिप्ट्स आर and these are of two types, tax and अगर मेरे पास पैसा आए और उससे मेरी एसेट या तो कम हो या मेरी लायबिलिटी, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। कौन सी रिसिप्ट्स है? मतलब एक तरीके से याद करने का तरीका बताऊं तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब अच्छी रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट मतलब खराब रिसिप्ट। जैसे तनीशी, अगर तेरा घर बेच के तेरे पास 1 करोड़ रुपए आए, घर बेच के 1 करोड़ रुपए आए, जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए आए, तो वो 1 करोड़ अच्छे हैं कि तेरी जॉब लग जाए और उससे तेरे पास 1 करोड़ आए, वो अच्छे हैं। जॉब लग जाए क्योंकि उसमें तेरी एसेट कम नहीं हुई, लायबिलिटी। तो सरकार को भी क्या चाहिए कि अपनी एसेट कम भी ना हो, लायबिलिटी बढ़े भी ना और पैसा भी। तो ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं? तेज बोलो यार। और अगर एसेट कम हो जाए और लायबिलिटी बढ़ जाए, अच्छे कौन से हैं? लेकिन क्या सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट से सरकार चल जाएंगी? सरकार को एसेट भी बेचनी। देखा जाए तो सब जमीन सरकार की है, ठीक है। तो पहली बार में तो जमीन का एलोकेशन सरकार ने ही किया, फिर उससे बिल्डर ने ली, बिल्डर से तुमने ली, फिर तुम्हारा घर बना, तो एसेट तो बेची ना सरकार ने, तो तुम्हारा ही फायदा हुआ और सरकार को ही पैसे आए। लेकिन एसेट क्या हो गई? कम हो गई। आज कोई नई प्लानिंग कटती है तो सरकार से ही लेते हो ना जमीन। नई नई कॉलोनियां बन रही है, सब हो रहा है, यूआईटी अप्रूव, फलाना अप्रूव, ये अप्रूव, तो कैसे होता है ये सारा काम? सरकार से ही तो होता है। तो आप पूरी कॉलोनी काटते हो, क्या कैसे होती है कॉलोनी? कैसे कटती? एक पूरी प्लानिंग में आती है जमीन, ठीक है, सरकार से लेते हो आप पूरा, और बिल्डर फिर उसे डेवलप करता है, ठीक है, कॉलोनी बनाता है, प्लॉट काटता है और अलग अलग सबको दे देता है। तो आप ओरिजिन देखोगे तो ये ओरिजिन कहां से हुआ? सरकार से। तो सरकार ने क्या करी? अपनी एसेट कम करी या लायबिलिटी बढ़ती है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं और वो पैसा फिर बैंकों को देते हैं और बैंक फिर तुम्हें देता है, तो गवर्नमेंट की क्या हुई? लायबिलिटी बढ़ी। तो गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी बढ़ रही है, बोलो, गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी बढ़ रही है, या एसेट कम हो रही है, तो कैपिटल रिसिप्ट्स है। कौन सी रिसिप्ट्स है? अब एक बार मेरे साथ रेवेन्यू रिसिप्ट, हाँ ले आओ ना, जल्दी ले आओ। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट एक बार जल्दी जल्दी सुन लो, मेरे साथ बोलो। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स which neither reduce asset nor increase liability. Capital receipts are those receipts which either reduce asset or increase liability. तो मैंने तुम्हें कहा था रेवेन्यू में लगाना है neither nor, क्या लगाना है? और कैपिटल में either or, क्या लगाना है? तो रेवेन्यू में नाइदर नॉर, यहाँ पे आइदर और, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और। समझ में आया? ठीक है। लास्ट चीज अब बढ़ा रहा हूं और उसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में ना तो एसेट कम हो रही है ना लायबिलिटी कम हो रही है, अरे ना एसेट कम हो रही है ना लायबिलिटी बढ़ रही है, दोनों में क्रॉस साइन है। लायबिलिटी कम होने से कभी पैसे नहीं आते। मैं भी जाने ही वाला हूं, दुनिया से नहीं क्लास से। हाँ तो क्या चाहती है, चल जाऊं? दुनिया से क्यों जाओगे? टैक्स और नॉन टैक्स दो जगह से पैसा आएगा। शोभ इधर देख ले बेटा, वो जाने की आ तो गया यूं, और कितना होगा? देखो टैक्स और नॉन टैक्स, हमारे पास पैसा आता है टैक्स और नॉन टैक्स है। बस टैक्स पढ़ा रहा हूँ आज आपको, नॉन टैक्स कल पढ़ाऊंगा। टैक्स दो प्रकार की होती है जो सरकार आपसे लेती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है, यहाँ देखो। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स लायबिलिटी एंड बर्डन ऑफ विच fall on same person
जब लाइबिलिटी और बर्डन एक ही बंदे पे आए तो वो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्स liability and burden of which falls on two different person। एग्जाम्पल मेरी तरफ देखो, मेरी इनकम टैक्स में अगर मेरी लिमिट 7 लाख की है और मेरी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो जाए तो उस पर टैक्स मुझे देना है। क्या मैं ये आपसे ले सकता हूँ? लेकिन जीएसटी मुझे आपसे लेना है कि आप जितने भी बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर मेरी फीस 30,000 है तो उसमें जीएसटी 18% जुड़ जाएगा और मैं आपसे लूंगा कितने? 18 3 54, 35,400 और 30,000 में रख दूंगा गले में और 5400 सरकार को जमा करा दूंगा। तो इसमें लायबिलिटी किसकी आई? मेरी। बर्डन आप पे आई। तो जीएसटी में इनडायरेक्ट। आप बर्गर खाने जाते हो, आप बिल लेते हो, कभी माथा फोड़ी करते हो ये जीएसटी क्यों लगा दिया, हटाओ, देना पड़ेगा, सरकार ने कहा है। और कभी आपके दिमाग में ये आता है ये देगा कि नहीं देगा, आपका लुकआउट नहीं है, वो नहीं दिया तो सरकार उसे पकड़ेगी, मारेगी और जीएसटी में चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, उसमें तो अगर एक बार बिल हो गया तो फिर चोरी हो ही नहीं सकती, किसी के बाप ने ताकत नहीं है कर ले। बिल हो गया तो बिल नहीं बना अलग बात है, उसके पहले जो हेरा फेरी कुछ हुई, बिल हो गया, अगर किसी ने आपको बिल दिया है कभी भी ध्यान रखा करो। ठीक है, तो अगर वो कह रहा है कि मेरे इस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगा है तो उससे बिल मांगा करो। बिल लोगे तो बिल में तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप छोटी मोटी कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी जगह पे जाते हो, अब जैसे मैं तुमसे जीएसटी नहीं ले रहा तो मैं क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा तुम्हें कि यार मेरे को लग रहा है, मेरे पे लग नहीं रहा, लगेगा तो क्लेम भी करूंगा, लूंगा और वो फिर बिल के साथ जाएगी सारी चीजें और उसकी चोरी नहीं हो सकती। इनकम टैक्स की चोरी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इनकम टैक्स इज दी डायरेक्ट टैक्स, रुक जा अभी, और जीएसटी इज दी इनडायरेक्ट टैक्स। क्राइटेरिया क्या है? लायबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन, लायबिलिटी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन। दो डिफरेंस तो यही हो गए। तीसरा, इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, ये इनकम बढ़ने के साथ और बढ़ता है। जीएसटी रिग्रेसिव है, ये इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगा नहीं, या तो उतना ही रहेगा या कम होगा। कम कैसे होगा ये आगे जाके जीएसटी में पढ़ोगे तुम, अभी मैं जीएसटी नहीं पढ़ा सकता तुम्हें, अभी अपन सिर्फ बजट की बात कर रहे हैं। हमें मुद्दे की बात ये याद रखनी है कि डायरेक्ट टैक्स हो कि इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों किस में आते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि इनसे ना तो एसेट कम होती है। क्या टैक्स देने के बाद ट्रेन का एक डब्बा तुम्हारा हो जाता है? राजधानी तुम्हारी, हाँ, ये 1 किलो सड़क तुम्हारी, तो सरकार की कोई एसेट कम नहीं हुई।